हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। संपूर्ण भूगोल हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा भूगोल का। इसी तरह वन बाय वन करके हम लेक्चर बनाते रहेंगे और संपूर्ण भूगोल, विश्व भूगोल से लेकर के भारत का भूगोल, इन सभी चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, विश्व का भूगोल है हमारा। तो यहाँ देखेंगे पहले सामान्य परिचय। तो देखेंगे भूगोल। भूगोल पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व यूनानी भूगोलविद इरेटास्थनीज ने सर्वप्रथम, कहीं कहीं पर इरेटोस्थनीज दिया रहता है, ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये केवल भूगोल शब्द का प्रयोग किए और उन्हें ही भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखेंगे हम भूगोल शब्द का, यहाँ पर भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द का रूपांतरण है यूनानी ग्रीक भाषा के यानी जियो प्लस ग्राफोस शब्दों के संयोग से बना है। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। अतः जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। इसी क्रम में हिकेटियस ने पुस्तक जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। मध्यकाल में भूगोलवेत्ताओं पारिनियस, इमैनुअल कांट तथा जॉन ए चार्ज कार्टस यानी पिता एवं पुत्र ने भूगोल को आनुभविकता वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने हम्बोल्ट एवं रिटर ने इसे तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। 1990 के बाद से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा। भूगोल में प्रथम, अब देखते हैं भूगोल में प्रथम, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जियोग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक या प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो इरेटोस्थनीज हैं जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अब भूगोल के पिता कहा जाए तो हिकेटियस हैं। ये दोनों क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अब अगला है आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक खगोलकी के पिता निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। और मानव भूगोल के पिता विडाल डी ला ब्लास प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता हैं, इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन हैवो, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP है। मानचित्र कला के पिता टालेमी हैं। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेंस हैं। भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल हैं। अब भूगोल देखते हैं, भौतिक भूगोल देखते हैं। इसके अंतर्गत निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। भू आकृति विज्ञान, भू आकृतियों के क्रम विकास का अध्ययन है इसमें। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, मौसम तथा जलवायु का अध्ययन है इसमें। जल विज्ञान, जल परिमंडल का ज्ञान है। मृदा भूगोल, मिट्टी के निर्माण, प्रकार तथा वितरण का ज्ञान, ये भौतिक भूगोल में आते हैं। मानव भूगोल देखते हैं यहाँ पर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है। जनसंख्या तथा आवास भूगोल, जनसंख्या घनत्व, लिंग वृद्धि तथा विवरण, ये सभी इसमें आ जाएंगे। आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा परिवहन का ज्ञान है इसमें। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक भूगोल हम देखेंगे
ऐतिहासिक भूगोल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन होता है इसमें, ऐतिहासिक भूगोल में। और इसमें राजनीतिक भूगोल में देखते हैं राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और व्यवहार का ज्ञान जीव भूगोल में होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल भी है, पशुओं के निवास एवं भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान, वनस्पति भूगोल है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार तथा वितरण का भूगोल है, पारिस्थितिकी विज्ञान भी है, प्रजातियों के निवास तथा स्थिति तथा क्षेत्र भूगोल है। और भूगोल की परिभाषा देखते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग परिभाषा दिए हैं, तो देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल है। ये कहे हैं स्टैम्बो ने। अब देखते हैं भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये किसने कहा है? कैलेडियम टालमे। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए समस्त लक्षणों, घटनाओं व समस्त अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। वो कार्ल रीटर ने कहा है। अब देखते हैं चौथा परिभाषा। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये आर्थर होम्स ने दिया है। अब हम अपना देखते हैं ब्रह्मांड। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड हम अपना चैप्टर देखेंगे। तो ब्रह्मांड है हमारा, यहाँ चैप्टर देखेंगे। आकाश गंगाओं के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। हमारी आकाशगंगाओं के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ से देखते हैं इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे, यानी ब्रह्मांड को जन्म देने वाले जो पदार्थ थे लघु, यानी एक छोटा सा ऐसे गोला था, एक स्थान पर स्थित था। इन परमाणुओं का आयतन, यानी इसका जो आयतन, सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। ये जो इसका तापमान और घनत्व जो था वो अनंत था। इस अवस्था में छोटे गोलक में भीषण महाविस्फोट हुआ। जब ये इसकी अवस्था इस प्रकार थी तो इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। इसमें एक विस्फोट हुआ। इस तरह करके विस्फोट जब हुआ, यानी ब्लास्ट जब ये हो गया, जिससे ये विस्तारित हो गया, यानी जब विस्फोट होगा तो इसमें से कई टुकड़े हो जाएंगे। यह विस्तारित हो गया। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही, यानी कुछ वर्षों बाद ही, कुछ समय में ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, यानी ब्रह्मांड ज़्यादा क्षेत्र में फैल गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। अब ये सब अनुमानित है, कोई देखा नहीं है उस टाइम, क्योंकि मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था तो मनुष्य वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं जो आदमी ने अभी तक सोच पाया है, आज आधुनिक ज़माने में जहाँ तक सोच पाया है, तो वो अपना यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 45,000 अंश केल्विन तक नीचे चला गया। 3 लाख वर्षों की अवधि में इतना तापमान
नीचे चला गया, इतना 4500 की केल्विन के नीचे चला गया, जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। जिससे परमाणु जो शब्द है, जिसको आप परमाणु जानते हैं, एटम, उस पदार्थ का जन्म हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी नहीं हुआ, वरन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हायल ने इसे स्थिर अवस्था का संकलन नाम दिया। इसे संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप, यानी कई गैलेक्सियाँ हैं, कई गैलेक्सियों के एक समूह से ही ब्रह्मांड बना है। और प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिसका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम की संगठन निहारिका से होता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने यानी CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, यानी तारे भी वृद्धा होते हैं, और वृद्धा होने की स्थिति में जिससे उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है जब वो वृद्धावस्था होगा। इस स्थिति को रक्त दानव यानी रेड गैंट कहते हैं, और छोटा तारा या सुपर रक्त दानव रेड सुपर गैंट बड़ा तारा कहते हैं। अंतरिक्ष की मापक इकाइयाँ, कुछ अंतरिक्ष की मापक इकाइयाँ देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। तो देखते हैं, पहला तो ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 5.88 × 10⁻6 मील होता है। अंतरिक्ष इकाई यानी सूर्य पृथ्वी के बीच औसत दूरी IAO में है, तो इसमें है 1.49 × 10⁸8 किलोमीटर, यानी एक एस्ट्रोनोमियल पार्सेक यह दूरी का एक मात्रक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। प्रॉक्सिमा सेंटूरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 अरब वर्ष है। मंदाकिनी देखते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाती है, यानी गैलेक्सी कहलाती है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में देखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है,
तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संबंध सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे यानी पोलेरिस का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए सूर्य के सबसे निकट तारा क्या है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन यानी 10 की पावर 10 है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकट 2 आकाशगंगाएं हैं। पहला बृहद मैगेलेनिक मेघ और दूसरा लघु मैगेलेनिक मेघ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्वासर आकाशगंगा में क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 27 अज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि के आकाश में दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं निहारिका। यह एक क्षेत्र विशेष है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका निर्माण धूल और गैसों से होता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका के प्रकार। पहला, उत्सर्जन। किस प्रकार की निहारिकाएँ होती हैं? इसमें पहला है उत्सर्जन प्रकार की निहारिकाएँ। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण जैसे चील एवं झील निहारिकाएँ। परावर्तन निहारिकाएँ। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। तीसरा है श्याम निहारिका। यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। अब अगला है चौथा हमारा ग्रहीय निहारिकाएँ। ग्रहीय निहारिकाएँ में देखते हैं हम। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारा में बदलकर अपनी बाहरी सतहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है आर्यन नेबुला। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रस सबसे बड़ा तारामंडल है। सैटोरस एवं जैमिनी भी तारामंडल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं पृथ्वी की शौरिक संबंध हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। दिन व रात का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है लट्टू की तरह तो उसी की वजह से दिन और रात का निर्माण होता है। ये बात समझ में आगे देखते हैं। घूर्णन गति को परिभ्रमण भी कहते हैं। जो घूर्णन यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है लट्टू की तरह तो उसकी गति को हम परिभ्रमण भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं। अब देखते हैं ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण का मतलब है जैसे मान लीजिए सूर्य है और सूर्य ये अपना चक्कर लगा रहा है, ये अपनी पृथ्वी है तो ये चक्कर लगा रहा है तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया तो ये जो चक्कर लगा रहा है अपनी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है जो चक्कर लगा रहा है अपनी, ये जो पृथ्वी अपनी चक्कर लगा रहा है तो ये एक सूर्य
किनारे किनारे अपना चक्कर लगा रहा है। तो ये हुआ हमारा परिक्रमण, ये हुआ हमारा परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन यानी ठंडी, गर्मी, बरसात आता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के सूर्य के पास होने की स्थिति को उपसर्ग कहते हैं, यानी ये एकदम गोलाकार भी नहीं है। पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये 3 यूनिट का होता है, यानी जब पृथ्वी यहाँ रहे और पृथ्वी जब यहाँ रहे तो ये इस स्थिति में जो होता है, सूर्य के निकट होती है पृथ्वी, तो इसे उपसर्ग कहते हैं। ये 3 यूनिट होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसर्ग कहते हैं, यानी अधिकतम दूरी पर इस साइड में होगी। जब पृथ्वी यहाँ रहेगी और यहाँ रहेगी तो ये अधिकतम दूरी होगी, यह 4 जुलाई को होता है और इसको क्या कहा जाता है, अपसर्ग कहा जाता है। अब देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे ये हमारा अर्थ है, जैसे ये हमारा अर्थ है तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये हमारा हो गया 0 अंश। तो 0 अंश ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। यही कहा गया है कि 2 अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हमारी जो पृथ्वी पर जो इस तरह है, यानी ये पश्चिम से ये और ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची गई हैं ये हमारी सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये अक्षांशों के जो मध्य की दूरी होती है वो हमारी होती है 111, यानी ये जो दूरी है, ये जो दूरी है हमारी, ये वाली जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर की होती है। अक्षांश समांतरों की संख्या 179 है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश को मकर, ये होता है कर्क रेखा, ये होता है मकर रेखा। 23.5 अंश है, ये भी 23.5 है। ये ऊपर है तो उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश, ये नीचे दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अक्षांश हो गया हमारा। तो और यहाँ पर जो होता है 66.5 अंश, यहाँ पर भी 66.5 अंश। तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब देखते हैं हम कर्क रेखा पर स्थित देश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश। ये कर्क रेखा पर हम अपनी स्थित देश देख लेते हैं। यहाँ कर्क रेखा पर स्थित देश ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र। तो देखते हैं हम कर्क रेखा पर स्थित देश देख लेते हैं। ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। अब हम देखते हैं मकर रेखा पर स्थित देश देख लेते हैं हम। तो मकर रेखा पर हम देश देख लेते हैं अपना। मकर रेखा पर हमारा है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील और नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और हमारा है मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा पर देख लेते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देश हमारे हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और मालदीव, इंडोनेशिया, ये सभी हो जाते हैं। अब देखते हैं 2 देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है 2 देशांतरों के बीच। यानी अगर हम ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो उस पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं, और ये हमारा होता है भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखा है। तो ये वाली जो दूरी होती है ये भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है 111.32 किलोमीटर होती है। और देखते हैं 1 अंश देशांतर को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का अंतराल है। गौरे यानी 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गौरे कहते हैं। 0 अक्षांश तथा 0
जीरो अक्षांश तथा जीरो अंश देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना अर्थ है, अर्थ पर ये हो गया हमारा एक भूमध्य रेखा जीरो अंश हो गया, और ये हो गया हमारा देशांतर रेखा जीरो अंश। तो ये दोनों जो जिस पॉइंट पे काटती हैं उसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, यानी ये अटलांटिक महासागर पर काटती हैं। भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा, जीरो अंश भूमध्य रेखा और जीरो अंश देशांतर रेखा, ये काटती हैं हमारा अटलांटिक महासागर में। ठीक, अब देखते हैं ये कर्क संक्रांति 21 जून होता है, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। दिन और रात विषुवत रेखा में बराबर होते हैं। विषुवत रेखा में बराबर क्यों होते हैं बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। यहाँ सूर्य थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम, सॉरी, ये हमारा सूर्य है यहाँ पर और ये हमारा अर्थ है। तो जब ये सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर, ये पृथ्वी पर जब पड़ती हैं ये इससे, तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। यही कहा गया है कि दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, जीरो अंश पर बराबर होती हैं। तो आगे देखते हैं दिन और रात का बड़ा होना पृथ्वी के अपने अंश पर झुके होने के कारण, दिन और रात में जो डिफरेंट है यानी अंतर है, कभी बड़ा कभी छोटा, ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अर्थ है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारी अर्थ अपनी स्थिति से ऐसे झुकी हुई, और ये झुकी 23.5 अंश झुकी हुई है। इस 23.5 अंश झुकी होने के कारण ही दिन और रात का बड़ा और छोटा होता है। तो आगे देखते हैं, अक्षांश रेखाएं देखते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है अगर ये हमारा अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ पर ये कहा गया ना पश्चिम, ये अपना पश्चिम है और ये पूर्व है, ये पूर्व है। तो ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो खींची गई रेखाएं हैं इन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जीरो अंश हो गया, ये कर्क रेखा हो गया 23.5 अंश, ये हो गया मकर रेखा। अब विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये जो हमारा है विषुवत रेखा, इसके ऊपर के भाग को इधर साइड हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया इधर साइड हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देशांतर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। अब देशांतर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, इस पर जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं ये हमारा देशांतर रेखा कहलाती हैं, ये हमारा देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब देखते हैं देशांतर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होते हैं। मकर रेखा यानी ये कर्क रेखा होगा, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा पर लंबवत होते हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात एक समान होते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा या उत्तर या दक्षिण में एक याग्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसे अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा जीरो अंश का अक्षांश प्रदर्शित करती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुवों तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण होता है। विषुवत रेखा यानी जीरो अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है तथा विषुवत रेखा के उत्तर में समांतर रेखा यानी 0 से 90 अंश उत्तर
यानी मतलब नॉर्थ, उत्तर अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित समांतर रेखाएं 0 से 90 अंश, ये यस का मतलब साउथ, दक्षिण में स्थित समांतर रेखा यहाँ पर 0 से 90 कहलाती हैं। इस प्रकार उत्तरी अक्षांश 90 अंश नॉर्थ तथा दक्षिण अक्षांश 90 अंश यस तथा विषुवत रेखा पर 0 अंश, ये हो जाता है हमारा। अतः कुल 90 अंश नॉर्थ प्लस 90 अंश साउथ और प्लस 0 अंश, ये 181 हैं। अक्षांश रेखाएं 179 हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो 90 अंश नॉर्थ वाला है, कहने का मतलब है ये जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो खींचा जाता है, यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश जो है, यहाँ पर ये लास्ट वाला जो 90 अंश है वो मात्र एक बिंदु रह जाता है, न कि रेखा। तो वही 181 में से 2 माइनस हो गया तो 179 हो गया। उत्तरी गोलार्ध 90 अंश नॉर्थ तथा दक्षिणी गोलार्ध 90 अंश साउथ पर बिंदु है, रेखा नहीं। जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, अक्षांश से वृत्तों का आकार घटता जाता है। दोनों अक्षांशों के बीच के स्थल को कटिबंधी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये अपना हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया अक्षांश रेखा, तो ये जो दूरियां हैं ये घटती जाती हैं जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, और इनकी दूरी को हम क्या कहते हैं, इनकी दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहा जाता है। इनकी दूरी 111 किलोमीटर है। इनकी औसत जो ये दूरी है, इनकी चौड़ाई है 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर 110.5 है, जबकि ध्रुवों पर 111.7 है, क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर गोलाभ यानी जियोड आकार की होती है। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर तथा 0 अंश अक्षांश बृहद वृत्त कहा जाता है। सूर्य 8 अंश अक्षांश की यात्रा 1 माह में पूर्ण करता है। एक कोण 60 मिनट 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री तथा 2 मिनट अक्षांश में है। अब हम देखेंगे अपना सह अक्षांश। अब देखेंगे ये सह अक्षांश। सह अक्षांश छह अक्षांश देखेंगे। किसी अक्षांश का 90 अंश से अंतर उसी अक्षांश से होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे सह अक्षांश। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।